हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सीधे शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चंस आपके पास हो तो अच्छा होगा, उसके लिए आपके पास एक किताब होनी पड़ेगी। किसकी? एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्लास 10 का साइंस, उसका चैप्टर नंबर 12 खोलिए, इलेक्ट्रिसिटी। उसके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने की हम लोग कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया, और एक ख़ास बात यह है कि जब भी क्वेश्चन आप करें तो सीधे कॉपी करने की कोशिश ना करें, पहले आप खुद ट्राई करें, है ना। तो आपके पास किताब होगी तो और बेटर होगा, वरना मैं क्वेश्चन तो कॉपी करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है अ सेल, है ना, अ सेल, अ रेसिस्टर and ammeter are connected as shown in the circuit diagrams of figure 12.1। मतलब ये फिगर 12.1 नाम दिया है तीनों का, है ना। उसमें तीन फिगर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पे हम थर्ड नंबर दे दे रहे हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द करेंट रिकॉर्डेड इन द ammeter विल बी, द करेंट रिकॉर्डेड इन द ammeter विल बी, है ना, यहाँ विल बी लिखा हुआ है। क्या बोला है? मैक्सिमम इन 1, मैक्सिमम इन 2, मैक्सिमम इन 3 या सेम इन ऑल द केसेस। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें, है ना। अब देखिए, ये हमारा सोर्स है, सबका बैटरी वगैरह के बारे में जो डिस्कस किया गया, यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं सब आइडेंटिकल है। मतलब यहाँ का सेल, यहाँ का सेल, यहाँ का सेल आइडेंटिकल है। रेसिस्टर यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का आइडेंटिकल है। ये स्विच है ना, ऑन किया हुआ है, सारा करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा बाहर की तरफ और ये ऐसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ammeter में करंट जाएगा और करंट का रीडिंग शो होगा। अभी हम लोग सेल के अंदर का जो रेसिस्टेंस है, ammeter के अंदर का जो रेसिस्टेंस है, वायर का जो रेसिस्टेंस है, इन सब को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है और इग्नोर करना होता है। अब बताइए, यहाँ करंट का जो फार्मूला होगा, मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है और रेसिस्टेंस R है, तो करंट कितना फ्लो करेगा? V/R, सिंपली। यहाँ पे भी करंट कितना फ्लो करेगा? यहाँ से करंट निकलेगा, जाएगा, है ना, और रेसिस्टेंस हमारे पास सिर्फ कैपिटल R ही है। इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस का V मान लेते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा? कैपिटल V/R। उसी तरीके से यहाँ से हमारा करंट निकलेगा। देखिए, करंट जिस डायरेक्शन में जाता है, पहले पॉजिटिव आना चाहिए, उसके बाद नेगेटिव आना चाहिए ammeter में, और इसका कनेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी रेसिस्टेंस R है, क्या होगा? V/R। तो तीनों में जो करंट का वैल्यू आया V/R है। अगर V और R गिवन होगा तो वैल्यू भी मिल जाएगा एक्चुअल में। तो क्या पता चला कि तीनों में जो करंट का वैल्यू होगा वो सेम होगा। आई थिंक आंसर में कुछ एरर है, उसमें आप ना जाएं, ये मैंने सही आपको बात बता दी कि तीनों में रेसिस्टेंस R है और ammeter सीरीज में सब में लगा हुआ है एग्जैक्टली सेम। मतलब फिगर्स में कोई इशू नहीं है, बस ये कहा गया है कि करंट किस में ज़्यादा होगा। क्योंकि करंट सबका सेम आया तो ज़्यादा किसी का तो हुआ नहीं, द सेम इन ऑल द केसेस होगा। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ करंट का जो रीडिंग होगा ammeter में वो तीनों के लिए सेम होगा। ओके बच्चों, मिटा दूं? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है हमारा इन द फॉलोइंग सर्किट्स, ये तीन सर्किट्स हैं फिगर 12.2, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर, है ना। एक रेसिस्टर है यहाँ पे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, यहाँ पे दो रेसिस्टर्स हैं, यहाँ पे भी दो रेसिस्टर्स हैं। कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी विल बी, है ना। तो हीट जो प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होने का जो फार्मूला है आपको पता होगा, वो होता है I²RT, है ना। तो पहले वाले में अगर हम देखें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम I1 मान लेते हैं, तो I1 कितना होगा? I1 होगा हमारा 12/2, दैट इज 6 एम्पियर। सेकेंड वाले में कितना करंट फ्लो करेगा? यहाँ 2 और 4 हमारा मिलके कितना होगा इस पूरे कॉम्बिनेशन में? R इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं, 2 + 4
कितना आएगा 6 ओम। सीरीज में रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंसेस जुड़ जाते हैं ना, तो करंट यहाँ जो फ्लो कर रहा है इसको हम I2 माने, तो यहाँ जो करंट आएगा वो कितना आएगा बताइए, ये होगा 12/6 दैट इज 2 एम्पियर्स। ओके, एक बार चेक करते जाएं। टू और 4 नहीं है ये, आई एम सॉरी, 2 और 2 ही है, तो गलती हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ कितना एम्पियर आया, 3 एम्पियर्स। अब थर्ड वाले में ये जो हमारा है 2 और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें जो R इक्विवेलेंट आएगा कैसे निकलेगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/2, या आप सिंपली 2 × 2/2 प्लस 2 भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 1/R इक्विवेलेंट 1/2 2/2, तो हो गया हमारा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2/2 1, दैट इज R इक्विवेलेंट आया 1 ओम। ओके, तो इसमें ये पूरा हटा के हमारा 1 ओम हुआ। इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो करंट जा रहा है, इस करंट को हमने मान लिया I3, ठीक है। तो I3 कितना होगा, इस पूरे को एक साथ मान लिए 12/1 दैट इज 12 एम्पियर। सबसे ज़्यादा करंट किस में जा रहा है, थर्ड वाले में, है ना। तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, अब बताइए इस तीनों में, इन तीनों में, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स मैंने कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया, यहाँ तो सिंगल ही है। इन तीनों में हमने करंट को, है ना, रेसिस्टेंस हमारा है और टाइम है, तो यहाँ पे करंट सबसे ज़्यादा किस में हुआ, H इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या हुआ, I²RT। इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी चाह रहे हैं, एक और फार्मूला हमारे पास VIT, और भी फॉर्म, V को लिख सकते हैं हम लोग IR × IT, क्या हो जाएगा I²RT। और भी फार्मूला मैं उसमें भी नहीं जा रहा हूँ, यहीं से काम चला लेंगे, है ना। सब में हमारा वोल्टेज फिक्स्ड है और टाइम फिक्स्ड है, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा वोल्टेज और टाइम को फिक्स कर देने से, हीट प्रोड्यूस्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के। तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट किस में है, थर्ड वाले में। तो सबसे ज़्यादा हीट किस में प्रोड्यूस होगा, कौन सा में, हीट प्रोड्यूस्ड ही बोला है ना, सबसे वाले थर्ड में होगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सही है। समझ पा रहे, मैंने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, H बराबर VIT, जहाँ पे वोल्टेज और टाइम फिक्स्ड है कि कितना टाइम ड्यूरेशन तक हमारा हीट प्रोड्यूस करना है। अब वोल्टेज जो सबका 12 है, अब करंट जिसका ज़्यादा होगा जिस कॉम्बिनेशन में या जिस रेसिस्टर में, उसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, ये फार्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिएगा, है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। डन, आप याद रख लीजिए, एक फार्मूला है हीट का VIT, I²RT, और भी होगा। I के जगह हम लिख सकते हैं V/R, इसका होल स्क्वायर इंटू RT, तो इससे आएगा V²T/R। तो VIT, I²RT और V²T/R, ये तीन फार्मूले डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। आपको कहीं ना समझ आए या कहीं लग रहा है कि कुछ एरर हो रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर of a given metallic wire depends upon, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की बात हो रही है, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, कह रहा है कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सही कि गलत है देख लेंगे। इट्स थिकनेस, ओके, सी its shape, D nature of the material, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, एक होता है रेसिस्टेंस R, इसका सिंबल लेते हैं हम लोग, और रेसिस्टिविटी
रो इसका सिंबल लेते हैं, रो। सिंबल मैटर नहीं करता है। आपको पता होगा जो रेसिस्टेंस है ये डिपेंड करता है लेंथ पे, है ना। लेंथ जितना बढ़ेगा हमारा किसका, कंडक्टर का, उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा हमारा डेप्थ है लेकिन उसमें नहीं जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेसिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी और मटेरियल के नेचर पर भी, है ना। लेकिन जो रेसिस्टिविटी है वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी लेंथ, एरिया, थिकनेस, शेप, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, बस ये डिपेंड करता है बस नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे, है ना। इसका डिटेल हम थ्योरी में कभी बता देंगे या मेरे थ्योरी आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कुछ पुराने लेक्चर्स में हमारा एरर है तो उसमें मैं कुछ नया बनाऊंगा फिर, है ना, तो उसके लिए वेट करें। तो रेसिस्टेंस लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी नेचर और टेम्परेचर पे। तो लेंथ, थिकनेस और शेप पे डिपेंड नहीं करता है रेसिस्टिविटी, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। इन ऑप्शंस में जो एक ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, मिटा दूं? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट है कितना एम्पियर का, 1 एम्पियर का, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। वो जो बल्ब के अंदर आप तार टाइप का कुछ देखते हैं वो फिलामेंट है, लाल वाला बल्ब, इनकैंडेसेंट लैम्प में ऐसा होता है। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, कितना, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो फिलामेंट किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly, तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट किसी फिलामेंट से क्रॉस कर रहा है तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स 16 सेकंड्स में पास कर जाएंगे। 10 रेज टू द पावर ऑफ 20, 10 रेज टू द पावर ऑफ 16, 10 रेज टू द पावर ऑफ 18 और 10 रेज टू द पावर ऑफ 23। तो बताइए करंट का फॉर्मूला क्या होता है। करंट का फॉर्मूला होता है हमारा चार्ज फ्लोन बाई टाइम टेकन। किसी क्रॉस सेक्शन से, जैसे एक वायर है, इस वायर के इस क्रॉस सेक्शन से कितने सारे चार्जेस यूनिट टाइम में जा रहा है। और करंट कितना बोला है, 1 एम्पियर। चार्ज का फॉर्मूला होता है N इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जानते होंगे आप, Q बराबर NE, है ना। और टाइम कितना बोला है, 16 सेकेंड्स। तो 16 इज इक्वल टू NE, है ना। तो 16 इज इक्वल टू N इंटू ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -19 कूलम्ब। तो 16 बाई 1.6 माइनस 19 इज इक्वल टू N। तो होगा 160 बाई 16 माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19, है ना। तो होगा N इज इक्वल टू 10 गुना 10 पे पावर 19, दैट इज 10 रेज टू द पावर ऑफ 20। 10 पे पावर 20 मतलब 1 पर 20 जीरोज। आप देखिए उसको गिन के कितना बड़ा अमाउंट है ना। तो 16 सेकंड्स में 10 रेज टू द पावर ऑफ 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, उस क्रॉस सेक्शन से पास करेंगे। 16 सेकंड्स में कितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हैं आप। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मिटा दूं, ओके।
ऑप्शन ए हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। तो मेन हमारा जो मुद्दा है प्रॉपर कनेक्शन की बात हो रही है, प्रॉपरली कनेक्टेड कौन सा वाला है? फर्स्ट नंबर। ऐसे तो नहीं लिखा है, जैसे लिखा है वैसे मैं लिखूंगा। यहाँ स्विच, यहाँ पे वोल्ट मीटर, आर्म मीटर है ना, यहाँ रेसिस्टेंस है प्लस माइनस, स्विच क्लोज्ड है, वोल्ट मीटर प्लस माइनस, आर्म मीटर प्लस माइनस। ये फर्स्ट वाला फिगर है, देखते जाते हैं, आपके पास तो किताब होगी ही। अब इसमें देखिए प्रॉपर्ली कनेक्टेड है कि नहीं है। यहाँ से हमारा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, आएगा आएगा, पहले हमारा पॉजिटिव टर्मिनल आया आर्म मीटर का, सही है, फिर नेगेटिव आया। उसके बाद आगे जाके वोल्ट मीटर को भी सीरीज में लगा दिया। वोल्ट मीटर रेसिस्टर के अक्रॉस पैरेलल कनेक्शन में होता है और यहाँ पे सीरीज में कर दिया है, इसलिए ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, दूसरा में आते हैं। यहाँ पे स्विच है, मीटर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, रेसिस्टर है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, ये सेकंड नंबर। देखते हैं इसको, यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है, रेसिस्टर को क्रॉस करेगा 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 करेगा, पहले प्लस आया फिर माइनस आया, सही है, ये तो सही है। यहाँ रेसिस्टर के अक्रॉस लगाया गया है ना, वोल्ट मीटर को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ, सही है। मतलब ये बिल्कुल सही है कि आप जान लें कि वोल्ट मीटर को रेसिस्टर के अक्रॉस कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, और आर्म मीटर को सीरीज में लगाते हैं। ओके, तो सही है। थर्ड नंबर, कैसा फिगर है? देखिए आर्म मीटर को किस में लगा दिया है, पैरेलल में, और वोल्ट मीटर को सीरीज में, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। तो ये थर्ड नंबर, तो एरर हो गया। फोर्थ नंबर देखते हैं इसमें क्या एरर है। आर्म मीटर प्लस माइनस, ये हमारा रेसिस्टर है और ये वोल्ट मीटर है। इसमें एरर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर ऐसे आपको दिया जाए तो। सब कुछ तो सही लग रहा है, रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर सही लगा हुआ है, प्लस माइनस, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। अब यहाँ करंट फ्लो करेगा, फ्लो करते करते पहले नेगेटिव टर्मिनल आया तब पॉजिटिव आया, मतलब आर्म मीटर का जो लगाने का वे है दैट इज़ रॉन्ग। ओके, तो फोर्थ भी गलत हो गया। कौन सा सही हुआ? सेकंड। अब ऑप्शन में लिखा है ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। तो ये टिक मारना है आपको, कौन सा होगा? बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा उतारने में वक्त लग रहा है। 5 का बी सही है, मिटा दो, उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस? क्या मांगा है? व्हाट इज द मैक्सिमम रेसिस्टेंस which can be made using 5 resistors, which can be made using 5 resistors
ईच ऑफ 1/5 ओम, है ना। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए और आपके पास हर एक रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है 1/5 ओम का गिवन। पहला ऑप्शन है 1/5 ओम, दूसरा ऑप्शन है 10-5-1, 10-5-1। आप याद कर लें एक चीज़, वैसे थ्योरी में आप पढ़े होंगे कि जब आप सारे रेसिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो यू विल गेट द मैक्सिमम रेसिस्टेंस, और सारे रेसिस्टर्स को अगर आप पैरेलल में लगाते हैं तो आप मिनिमम रेसिस्टेंस पाते हैं। तो मैक्सिमम पाने के लिए आपको सारे रेसिस्टर्स को किस में लगाना पड़ेगा? सीरीज में। मान लेते ए और ये बी, इसके बीच लगाएंगे, ये 1/5 ओम, 1/5 ओम, 1/5 ओम, 1/5। तो जो आर मैक्स मिलेगा ये इसी केस में मिलेगा। और सीरीज में सारा 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, या सिंपली आप 1/5 को 5 से गुना कर दें, कितना आएगा? 1 ओम, है ना। तो मैक्सिमम 1 ओम मिलेगा। इसके अलावा आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज पैरेलल, पैरेलल सीरीज या सिर्फ पैरेलल, सब में आपको क्या मिलेगा? कम से कम ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा कम मिलेगा जब आप सीरीज में लगाएंगे तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 सेम यहाँ पे मांगा है, व्हाट इज द मिनिमम रेसिस्टेंस। सेम वही क्वेश्चन है, बस बोला है व्हाट इज द मिनिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेसिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। वहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम। 1/5 ओम, 1/25 ओम, 1/10 ओम और 25 ओम। मैक्सिमम 1 ओम मिला तो मिनिमम तो और नीचे जाएगा, है ना, 1 से छोटा ही होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मिनिमम पाने के लिए हम क्या करते हैं? ये तो मैक्सिमम पाने के लिए हम किए। मिनिमम पाने के लिए हम सारे रेसिस्टर्स को कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। ए और बी के बीच में हमने पैरेलल में लगा दिया। पहला 1/5, ये भी 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। तो 1/r इक्विवेलेंट या 1/r मिनिमम जो आएगा, ये होता है पैरेलल में ऐसे ना निकालते हैं, 1/r1 मतलब 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5, सब में 5 ऊपर जाएगा। तो 1/r मिनिमम 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 1/r मीन या 25, दैट इज r मीन हो जाएगा 1/25। तो आंसर होगा मिनिमम होगा कब? 1/25 ओम होगा, है ना, बी आंसर होगा। ओके, तो आप याद रखें थ्योरी कि जब भी आपको रेसिस्टर्स गिवन हो तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगर पाना है तो आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, और मिनिमम रेसिस्टेंस पाना है तो आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों? 8 में कह रहा है द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल। तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए और मैक्सिमम पोटेंशियल की बात करी जा रही। तो मैक्सिमम पोटेंशियल और सीरीज कॉम्बिनेशन तो गिवन ही है सर। ये पहला वाला है। दूसरा वाला है ना, ये सेकंड। थर्ड कैसा है? हाँ, लगा ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है।
ये हमारा थर्ड। आप तो जानती समझ ही गए होंगे कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो, इसमें क्या किया है, तीन दो पाँच दो सात, ये तो फिगर ही गलत है। चलिए तब भी जैसा बनाया वैसा बना लेते हैं, है ना। ठीक है, फोर्थ बोला है फर्स्ट वाला हमारा एक दो तीन चार। तो आपको तो ऐसे ही लग गया होगा कौन सही है। देखिए हम लोग जो सेल को लगाते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। पॉजिटिव को अगर हम ध्यान दें इसको ठीक से, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव के साथ लगाते हैं, फिर इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है, ये तो हमारा ये दोनों मिलके हमारा पोटेंशियल को बढ़ाया है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इधर से और ये इधर से एक दूसरे को क्या कराएगा, डिक्रीज करा देगा। मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक डायरेक्शन में है, और जो थर्ड वाला है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ एक डायरेक्शन में है, और जो थर्ड है वो उल्टा है, मतलब पोटेंशियल को और डिक्रीज करा देगा। ओके बच्चों, यहाँ पे सारा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे भी देखिए पलट गया, समझे। यहाँ पे तो बात ही गलत है। देखिए पहला वाला यहाँ पे तो है सही है, चार कहाँ सही है, नहीं है सही। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इसका हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव इसका हो गया, ये अकेले नेगेटिव हो गया, समझ रहे हैं। एक टर्मिनल की कमी है, दो दो चार जैसा भी है, बस एरर नज़र आ रहा है इसमें। तो कब मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम कब मिलेगा, जब सारा का सारा सीरीज में हो, एक डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल पाने के लिए कौन सा वाला होगा, फर्स्ट वाला। कौन सा वाला होगा बच्चों, फर्स्ट वाला। ओके, तो अगर मैक्सिमम पोटेंशियल चाहिए तो हमें फर्स्ट वाला चाहिए। ओके, ये समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और सब में भी पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8 हो गया। 9 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। 9 नंबर में कौन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्क डन डिवाइडेड बाई करंट गुना टाइम। ऑप्शन बी वर्क डन गुना चार्ज। ऑप्शन सी वर्क डन गुना टाइम डिवाइडेड बाई करंट। ऑप्शन डी वर्क डन गुना चार्ज गुना टाइम। ओके, अब वोल्टेज, इसका क्या सॉल्यूशन होगा, बहुत ही सिंपल है ना। वोल्टेज का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो वर्क डन, चार्ज का फॉर्मूला करंट गुना टाइम, सिंपल। तो पहला ऑप्शन है वर्क गुना चार्ज। वर्क गुना चार्ज नहीं है तो वर्क बाई चार्ज एक फार्मूला था वोल्टेज का, ये तो बात ही नहीं हुई। वर्क डन गुना टाइम बाई करंट, तो ये तो यहाँ ही से देख रहा है कि ये अगर सही तो ये गलत हो गया। वर्क गुना चार्ज गुना टाइम, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट। ओके, आसान क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। मिटा दूँ, उतारिए। 10 क्या कह रहा है, a cylindrical conductor of length L, a cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A। अब लिखिए
अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ रेसिस्टेंस R, रेसिस्टेंस कितना है R है। अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, दूसरा कंडक्टर है जिसका लेंथ 2L है एंड रेसिस्टेंस R ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल जो मटेरियल उसका है वही मटेरियल इसका भी है, सेम मटेरियल है ना। मटेरियल को मटेरियल ही हमने लिख दिया, तो उसका मटेरियल अगर मटेरियल है तो इसका मटेरियल मटेरियल है, मतलब ये अगर सोना है तो ये भी सोना है। हैज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, मटेरियल की मतलब यहाँ पे रेसिस्टिविटी की बात करी जा रही है, तो दोनों की रेसिस्टिविटी सेम है। हैज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया तो दिया हुआ, इसका एरिया नहीं पता, इसका एरिया क्या होगा है ना। तो दो ऑप्शन है A/2, ऑप्शन बी 3A/2, ऑप्शन सी 2A और ऑप्शन डी 3A। तो दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर के रेसिस्टिविटी की बात करें, जो मटेरियल है दोनों का सेम है, दोनों का रेसिस्टेंस भी सेम है, एरिया अलग अलग है, लेंथ इसका L है, इसका 2L है। तो जब रेसिस्टेंस इक्वल है तो फर्स्ट का और सेकंड का रेसिस्टेंस बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A, तो रो है इसका, L है और A है। R दूसरे वाले का रेसिस्टेंस दोनों तो बराबर मैंने कर ही दिया है, रो है क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ 2L हो गया, एरिया नहीं पता तो एरिया निकाल लेंगे। तो रो कैंसिल, L कैंसिल, तो हो जाएगा एरिया दूसरे का क्या होगा 2 × A, 2A हो गया, सिंपल, एरिया डबल हो गया। रेसिस्टेंस सेम है, लेंथ डबल कर दिए तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, चूंकि रेसिस्टेंस को सेम रखना है तो एरिया उसको ठीक कर देगा। एरिया यहाँ पे A है तो यहाँ एरिया 2A हो गया, एरिया डबल करके रेसिस्टेंस को हमने सेम कर दिया फिर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब 11 क्या कह रहा है, मिटा दूँ, चलिए ठीक है। इलेवन में कह रहा है A student carries out an experiment and plots the VI graph। तो हम इतना कुछ लिख नहीं रहे हैं, बस प्लॉट कर दे रहे हैं। वोल्टेज है वोल्ट्स में और इधर है हमारा करंट एम्पियर्स में है ना, एम्पियर में। ये हमारा R3 R2 और ये R1 R2 R3 है ना। of 3 samples of nichrome wire with resistances R1 R2 and R3 respectively, which of the following is true? कौन ट्रू है? R1 बराबर है R2 बराबर है R3 का, B R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, C R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, D R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R1। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं ना, स्लोप का इस्तेमाल करते हैं कि वो ये समझते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो ग्राफ है इसका स्लोप क्या देता है, रेसिस्टेंस। लेकिन उस केस में वोल्टेज को यहाँ होना चाहिए और करंट यहाँ पे होना चाहिए। ओके, तो अब करेंगे क्या, हम क्या करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है इसमें हम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं कि वोल्टेज बाई करंट। ये डेल्टा के बारे में चिंता न करें, V/I ही है ना। यहाँ ऊपर वोल्टेज है और नीचे करंट है, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट है एक्चुअली, लेकिन ठीक है अब वोल्टेज बाय करंट ही समझें। तो यहाँ पे हम किसी एक को फिक्स कर देते हैं, हम करंट को फिक्स कर देते हैं। करंट फिक्स करने का मतलब है कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो करंट यहाँ पे सबके लिए जो भी है वो बराबर है, यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर देते हैं। यहीं से देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारा, आप अगर यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं V/I ही करता हूँ, ठीक है ना बच्चों। वोल्टेज कितना है यहाँ पे, ये हमारा वोल्टेज V1 है, करंट सबके लिए बराबर हो गया, यहाँ वोल्टेज V1 मान लेते हैं, और यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज होगा ये कितना होगा V2, और R3 के लिए क्या हो जाएगा V3। तो अगर करंट को हमने सेम कर दिया तो इस केस में इस फिगर के हिसाब से R प्रोपोर्शनल किसका हो गया, वोल्टेज का। तो जितना ज़्यादा सेम करंट के लिए वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा जिसका, उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो आप खुद देखिए सबसे ज़्यादा किसका मिला, R3 का, मतलब R3 सबसे ज़्यादा, उससे कम किसका मिला R2 का, उससे कम किसका होगा R1 का। सिंपल।
तो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस ये वाले कर्व के लिए हुआ। कम से कम, देखिए इतना ज़्यादा वोल्टेज और करंट बहुत कम है, तो ज़्यादा वोल्टेज में कम से कम करंट हो, इसका मतलब रुकावट सबसे ज़्यादा है ना, मतलब करंट कम होने की वजह क्या है, रेसिस्टेंस। ओके, और देखिए कम से कम वोल्टेज है तो भी करंट ज़्यादा से ज़्यादा है, तो इसका रुकावट कम है। रुकावट का मतलब सबसे कम रेसिस्टेंस किसका है, आर, फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, एम आई राइट, सी सही है। 11 हो गया। अब आते हैं 12 में। 12 में क्या कह रहा है, इफ द करंट I थ्रू अ रेसिस्टर इज इंक्रीज्ड बाई, करंट I थ्रू अ रेसिस्टर increased by 100%, if the current I through a resistor is increased by 100%, assume that temperature remains unchanged, temperature में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। increase in power dissipated क्या होगा, नंबर ए 300%, बी 200%, ये 100% है, 300% और डी 400%। क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीज इन पावर कितना परसेंटेज होगा, कितना होगा पावर, ये नहीं, पावर का इंक्रीज कितना होगा, ये लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, I²R, रेसिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, तो नया वाला जो पावर है वो कितना हो गया, 100% बढ़ाया गया करंट को, तो करंट I था, अब जो नया वाला है उसमें 100% बढ़ाया गया, मतलब 100% ऑफ I बढ़ाया गया। I प्लस 100/100I मतलब I प्लस I दैट इज 2I। हम डायरेक्टली भी कह सकते थे 100% का मतलब जितना था उतना और बढ़ गया, जैसे 5 रुपये था आपके पास, 100% और बढ़ गया मतलब 10 रुपये हो गए, तो I था तो 2I हो गया, तो अब क्या होगा यहाँ पे 2I का होल स्क्वायर इंटू आर दैट इज 4I²R। तो कितना इंक्रीज हुआ पावर, पावर का इंक्रीमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था, फाइनल कितना 4I² माइनस I²R, तो बचा कितना 3I²R। हुआ 4I²R मतलब 400% हुआ, बट बढ़ा कितना 3I²R, तो परसेंटेज इंक्रीज इन पावर कितना होगा 3I²R, शुरू में कितना था I² इंटू 100, तो कितना आया 300%। पूछा जाए कितना हुआ पावर, पावर हुआ 400%, बढ़ा 300%, क्योंकि बढ़ा पूछा है तो आंसर होगा 300%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 हो गया, अब 13 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब हो जाएगा जल्दी, ज़्यादातर क्वेश्चंस हो गए हमारे। 13 में क्या बोला, द रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रेसिस्टिविटी के बारे में ऑलरेडी एक बार चर्चा मैंने कर लिया, द रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, ऑप्शन ए। द मटेरियल इज चेंज्ड, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पे। अगर हम मटेरियल ही चेंज कर दिए, सोना से हम सिल्वर कर दिए, तो भाई रेसिस्टिविटी तो बदलेगा ही, तो ये गलत है। द टेम्परेचर इज चेंज्ड, टेम्परेचर चेंज करने से भी रेसिस्टिविटी बदलता है, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी। सी, द शेप ऑफ द रेसिस्टर इज चेंज्ड, शेप ऑफ रेसिस्टर इज चेंज्ड, इससे कोई मतलब नहीं, इसको शेप से मतलब है टेम्परेचर और मटेरियल के नेचर से। बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज्ड, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज्ड, तो इससे कोई मतलब किससे नहीं है, बस इससे, किससे चेंज नहीं होगा, शेप ऑफ रेसिस्टर से। तो रेसिस्टर के शेप को आप बदल दें, इससे रेसिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 हो गया, बात है 14। In an electrical circuit, 3 incandescent bulbs A, B and C, A, B and C of rating 40 वाट, तो A का वाट है 40 और इसका है 60,
इसका है हमारा 100 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन तीनों को किसमें, पैरेलल कनेक्शन में लगाया गया टू एन इलेक्ट्रिक सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग देयर ब्राइटनेस। तो पहला वाला बोला है ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी सेम। सेम। दूसरा बोला है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी मैक्सिमम। सी में बोला ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी इज मोर देन दैट ऑफ ए। डी में बोला ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी इज लेस देन बल्ब बी। अब चूंकि तीनों पैरेलल में, सीरीज में होने से काफ़ी इशू है। सीरीज में जिसका ज़्यादा वाटेज होता है उसी का ब्राइटनेस कम हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग अपने घर में जो बल्ब्स को लगाते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। सबके पास अलग अलग स्विच होता है, सबका अलग अलग स्विच होता है। तो ये हमारे पास ये बल्ब है ना, सेम सोर्स है, तो तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच डाला गया। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, है ना। तो सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन सा होगा, जिसका ज़्यादा पावर होगा। पावर का मतलब जैसे मैं वाट बोलता हूँ, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो जितना ज़्यादा जूल एनर्जी खर्च करेगा उसका उतना ज़्यादा पावर होगा। और चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जिसका जितना पावर होगा वो पूरा का पूरा खर्च करेगा, है ना। उसमें कुछ कमी नहीं होगी, थोड़ी सी कमी हो सकती है प्रैक्टिकलिटी में, लेकिन आइडियली नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 40 वाट की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा, 40 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 40 जूल। 60 वाट का मतलब क्या हो गया, 60 जूल पर सेकंड। एक सेकंड में 60 जूल। और सब इनकैंडेसेंट लैंप्स हैं, सारे का नेचर सेम है। ओके बच्चों, है ना। और 100 वाट का मतलब 100 जूल्स पर सेकंड। तो सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा लाइट एनर्जी बाहर की तरफ निकालेगा। सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन होगा, सी सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा, उससे कम बी होगा और उससे कम ए होगा। तो ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी सेम, ये तो गलत हो गया। ए का मैक्सिमम मिनिमम होगा, ये भी गलत हो गया। बी का ज़्यादा होगा ए से, ये सही होगा। सी बी से ज़्यादा होगा, छोटा बोला है, गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप कहेंगे तो कि क्या होता है उसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, आते हैं 15 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करें। इन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेसिस्टर्स ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली, 2 ओम है और 4 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन दोनों को लगाया गया सीरीज में 4 वोल्ट के सप्लाई में, है ना, सॉरी 6 वोल्ट का बैटरी सप्लाई है। द हीट डिसिपेटेड बाई द 4 ओम रेसिस्टर इन 5 सेकेंड। तो हीट 4 ओम वाले में 5 सेकेंड में कितना होगा, ये क्वेश्चन में। और ऑप्शन में 5, 10, 20, 30। 5, 10, 20, 30 और सब किस में होगा, जूल में। ओके, तो अब बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 2 ओम है, 4 ओम है, यहाँ पे हमारे पास 6 वोल्ट का सप्लाई है, इससे करंट फ्लो करेगा। 4 और 2 मिलके हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिस्टेंस 4, 2, 6 ओम। तो जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होता है, V बाई आर। वी कितना है हमारा, 6 बाई 4, 2, 6। कितना एम्पियर आया, 1 एम्पियर, सिंपल। तो हीट जो फ्लो करेगा वो फार्मूला क्या होगा, I² RT। करंट जितना 2 ओम में जाएगा उतना 4 ओम में जाएगा, तो करंट कितना आया, 1 स्क्वायर। रेसिस्टेंस कौन सा, 4 वाला लेना है, क्योंकि ये वाला निकालना है हमें 4। और टाइम कितना, 5 चौक 20 गुना 1 कितना है, 20 जूल्स। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। ओके, 15 हो गया। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन ही बचे, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन ही बचे हैं। अब बहुत जल्द हमारा ख़त्म होने वाला है सेशन। ओके, मिटा दूँ, चलिए 15 हो गया। 16, एन इलेक्ट्रिक कैटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट। एक कैटल है जो 1 किलोवाट कंजम्पशन कर रहा है। रिलेटिव पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, और वोल्टेज कितना, 220 वोल्ट।
अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड। फ्यूज वायर के बारे में डिस्कस करना है। फ्यूज वायर वो वायर होता है जिससे होकर करंट फ्लो तो करता है, लेकिन वो यह भी ध्यान देता है कि करंट जितना जाना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं जा रहा है। अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो वो गर्म होके मेल्ट कर जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे हमारा जो अप्लायंसेज हैं वो बच जाता है ख़राब होने से, है ना। 1 एम्पियर 2 एम्पियर, अब जितना करंट जाना चाहिए उससे कम ही फ्यूज़ वायर, उससे कम रेटिंग का फ्यूज़ वायर लगाएंगे तो वो तो पहले ही डिस्कनेक्ट कर देगा, है ना। तो जितना करंट जाना चाहिए नॉर्मली उससे थोड़ा सा आगे उसका रेटिंग लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा V × I, तो करंट होगा पावर बाई वोल्टेज। पावर कितना है हमारा 1000 वाट, क्योंकि 1 किलो वाट है। वोल्टेज 220 वोल्ट, 0 0 कैंसिल, 100/22 मतलब 50/11, 11 चौक 44, 6 0 11 55, 5 0, तो 4.54 एम्पियर अप्रॉक्स, मतलब 4.5 से ऊपर होना चाहिए। 4 से नीचे तो ले ही नहीं सकते, तो ऊपर सबसे छोटा कौन मिला 5 एम्पियर। अगर 5 एम्पियर होता ऑप्शन और 8 एम्पियर होता तो 5 एम्पियर लेते, जो कि ज़्यादा फिर नहीं लेंगे। ऐसा ना हो कि 7 एम्पियर जा रहा है और तब भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो जितना रेटिंग होना चाहिए, रेटिंग कितना होना चाहिए, जो करंट नॉर्मली जाना चाहिए उससे थोड़ा सा आधा एम्पियर 1 एम्पियर ज़्यादा होना चाहिए। ओके डन, चलिए बहुत बढ़िया, 16 हो गया। अब 17 और 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेज 2 ओम एंड 4 ओम, 2 ओम है 4 ओम है, व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव, है ना, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू, है ना, देम व्हेन कनेक्टेड, सेम करंट व्हेन इन पैरेलल, सेम करंट इन पैरेलल। पैरेलल में सेम करंट नहीं होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम होता है, करंट्स अलग अलग होता है। हाँ, करंट के वैल्यूज आपस में इक्वल हो सकते हैं जब रेसिस्टर के रेसिस्टेंसेज आपस में इक्वल हो, है ना, लेकिन करंट बढ़ जाता है। सेम करंट देम व्हेन इन सीरीज, इन सीरीज, ये तो मैं कितनी बार बता दिया, सीरीज में सेम करंट होगा, सही है, ये गलत है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन करंट इन सीरीज, इन सीरीज, सीरीज में सेम करंट होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। डी, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन करंट इन पैरेलल, इन पैरेलल, तो पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, गलत है। हाँ, अगर ये दोनों बराबर होता तो करंट्स के वैल्यू भी बराबर होते पैरेलल में, है ना। इतने कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, अगर हम सीरीज़ में लगाए, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी वोल्ट है 10 वोल्ट, अगर ये 2 होता ना तो ये भी 5 वोल्ट होता है, यहाँ पे अभी 5 वोल्ट होता है, लेकिन ये 10 के बराबर नहीं होता। लेकिन चूंकि डिफरेंट रेसिस्टर्स हैं तो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे सीरीज में, और पैरेलल में सेम होगा। यहाँ 10 अगर पैरेलल होता तो क्या होता, तो ये हमारा 2 4 10 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट। तो पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज बोला, सीरीज में सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, सीरीज में सेम करंट होता है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंसेस आपस में इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंसेस आपस में इक्वल हो। आई थिंक आपको समझ आया। अगर डिफरेंट रेसिस्टर्स हैं तो दोनों सीरीज, दोनों अगर डिफरेंट रेसिस्टर्स हैं और सीरीज में लगाया हुआ है तो दोनों में करंट सेम जाएगा, और अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल होगा। ओके, आसान क्वेश्चन था। और सीरीज में जो करंट मेन करंट होगा वही 2 से वही 4 से, और पैरेलल में वही पोटेंशियल डिफरेंस जो मेन है वही दोनों का होगा। ठीक है, अभी सिंपली आप याद रखें सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम होगा। द लास्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब ऑप्शंस हैं वोल्ट एम्पियर, पावर ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो वोल्ट एम्पियर। दूसरा किलोवाट आवर, पूरा लिखा हुआ है किलोवाट आवर,
KILO इस तरह से, वाट सेकेंड तीसरा, जूल सेकेंड, पूरा फुल लिखा हुआ है ना। तो वोल्ट एम्पियर, अब मैं पावर का फॉर्मूला अगर बोलूँ तो वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है वोल्ट और करंट का एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर पहला वाला सही है। किलोवाट आवर की अगर हम बात करें तो किलोवाट ये किसका, पावर का, वाट किलोवाट पावर का, आवर टाइम का, पावर गुना टाइम क्या देता है, एनर्जी, तो बेसिकली ये एनर्जी का यूनिट है। वाट सेकेंड, फिर ये वाट किसका, पावर का, सेकेंड टाइम का, पावर गुना टाइम एनर्जी का, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि पावर का मांगा है। जूल सेकेंड कुछ होता ही नहीं है, तो वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट एम्पियर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ओके, आई थिंक आपको बातें समझ आई होंगी। ये हमारा कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो आप बताएं कमेंट करके कब आपको चाहिए, या जो भी आपको चाहिए मुझे आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।